नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं कर्नाटक से, जहां पर इस समय नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा इस बैठक में पहुंच गए हैं। दिल्ली से 2 केंद्रीय मंत्रियों को बतौर पर्यवेक्षक भेजा गया है, धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी को। माना जा रहा है कि नया मुख्यमंत्री विधायकों में से ही होगा और साथ ही जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर ही अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा। हमारे सहयोगी निहाल किदवई हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। निहाल, कब तक संभावना है कि जो नया मुख्यमंत्री है उसके नाम को लेकर सस्पेंस खत्म हो जाए? क्या क्या पैमाने हो सकते हैं नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए? हम निहाल के पास चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि 2 पर्यवेक्षक जो है वो पहुंच गए हैं। इस समय बैठक चल रही है और माना जा रहा है कि जल्दी ही नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इससे पहले जो बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं उनके बीच में आपस में फोन पर मंत्रणा हुई, जिसके बाद 2 पर्यवेक्षक वहां भेजने का फैसला किया गया। इस बीच ये भी जानकारी आई है, जो हम दर्शकों को बता दें, कि येदियुरप्पा ने चाहे कल अपना इस्तीफा राजभवन में जाकर राज्यपाल को सौंपा हो, लेकिन हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि 10 जुलाई को ही उन्होंने अपना इस्तीफा पीएम मोदी के पास भिजवा दिया था। निहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहाल, आपसे जानना चाहेंगे कब तक संभावना है कि नाम जो है नए मुख्यमंत्री का घोषित हो जाए और क्या क्या पैमाने होंगे नया मुख्यमंत्री तय करने में? देखिए, हमारे पीछे ये कैपिटल होटल है जहां काफी भीड़ है और यहीं पे अभी कोर कमेटी की बैठक अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुई है। जब येदियुरप्पा यहां पर पहुंचे और दूसरे जो पर्यवेक्षक हैं, सेंट्रल पर्यवेक्षक, वो भी धर्मेंद्र प्रधान और रेड्डी, वो दोनों आ चुके हैं और साथ ही साथ अरुण सिंह जो प्रभारी सचिव हैं, महासचिव हैं, वो भी यहां पर पहुंच गए हैं। तो यहां पर कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है और इसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय किया जाएगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह दोनों ने पहले ही तय कर लिया है कि कौन होगा। यह नाम इन्हें बता दिया गया है और अब से थोड़ी देर बाद शायद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 2 नाम जो सबसे आगे चल रहे हैं वो हैं अरविंद बेल्लाद, साथ ही साथ मौजूदा गृह मंत्री बसवराज बोम्मई का। ये दोनों, इसमें से बसवराज बोम्मई येदियुरप्पा के काफी नजदीकी हैं और साथ ही साथ एक नाम और जो सामने आया, वो कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण को ध्यान में रख करके वो नाम आगे बढ़ रहा है और वो है गोविंद करजोल का, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं अभी, वो शेड्यूल्ड कास्ट से है। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर येदियुरप्पा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है बीजेपी का, तो ऐसी सूरत में एक लिंगायत प्रदेश अध्यक्ष होगा। दूसरा, अगर दलित समाज से किसी व्यक्ति को अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आगे के चुनावों को ध्यान में रख करके एक बहुत ही अच्छा जातीय समीकरण यहाँ पर बन सकता है। तो इसकी संभावना भी जताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं बताया गया है। थोड़ी देर बाद शायद तस्वीर साफ हो जाएगी। बैठक यहाँ पर शुरू हो गई है। यहाँ पर जो सबसे आगे जो चल रहे हैं अभी, लेकिन इन सब अटकलों के बीच वो है बसवराज बोम्मई। महत्वपूर्ण जानकारी जो निहाल किदवई हमें दे रहे हैं बेंगलुरु से, उसमें स्पष्ट तौर पर ये बताया जा रहा है कि जो नाम है वो नाम पहले ही तय हो चुका, लेकिन सस्पेंस अब भी बना हुआ है और माना जा रहा है कि सस्पेंस बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। एक दूसरा घटनाक्रम जो बेंगलुरु से दूर यहाँ राजधानी दिल्ली में आज दिन भर चलता रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली पहुंच गई, कल ही पहुंच गई थी। आज उनका मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। 3 बड़े कांग्रेसी नेताओं ने उनसे खुद जाकर के मुलाकात की। शाम को उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से भी हुई। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी केंद्रीय राजनीति में दस्तक दे रही हैं? क्या 2024 की तैयारी कर रही हैं? बंगाल में मिली चुनावी जीत के बाद पहली बार दिल्ली आई ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। बंगाल चुनाव में बीजेपी को पटखनी देने के बाद पेगासस जासूसी पर जांच बिठाकर ममता साबित कर चुकी है कि केंद्र पर हमले का कोई मौका वो चुकेंगे नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री से इस मुलाकात पर सबकी नजर रही। पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए। मीटिंग बुला के सबको सब बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। बीजेपी अभी से चेतावनी दे रही है कि ममता दिल्ली ना आए। 2019 में उन्होंने किया था, सारे विपक्ष के नेता को कोलकाता बुला के ब्रिगेड में सभा भी किया था, लेकिन नतीजा क्या निकला? मोदी जी 282 से 3 से 3 हो गए। ये बहुत दूर है, बंगाल को संभाल ले पहले। मोदी जी होते हुए किसी को चिंता नहीं है, वो संभाल लेंगे देश को। बंगाल में बीजेपी को ममता ने जिस तरह से रोका, उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में उनकी हैसियत कितनी बढ़ी हुई है, शायद इसका एक प्रमाण ये भी था कि
उनसे कांग्रेस के 3 दिग्गज नेता मिलने आए। पहले कमलनाथ, फिर आनंद शर्मा और बाद में अभिषेक मनु सिंघवी। कोई रणनीति की बात नहीं करी जी, कोई रणनीति की बात नहीं करी, वो हमारी नेता करेंगी। पर हमने देश में आज क्या स्थिति है, आज महंगाई, आज कानून व्यवस्था, आज ये दबाने और छिपाने की राजनीति, ये राजनीति पर आवश्यक बात करिए। बीजेपी को मुकाबला करने के लिए सारे विपक्षों को एक मंच पर आना चाहिए, तभी। देखिए, इसमें मैं इसका उत्तर देने में सक्षम नहीं हूँ। इस देश में इतने दल हैं, पर समान विचार वाले लोगों को कुछ राष्ट्रीय महत्व के विषयों पे आम सहमति बनानी चाहिए। हालांकि अभी 2024 दूर है, बावजूद विपक्ष की गोलबंदी शुरू हो गई है। अपने जुझारू तेवरों की वजह से ममता इस गोलबंदी के केंद्र में हो सकती हैं, लेकिन सवाल है क्या विपक्ष अपनी दरारें भर पाएगा? बंगाल में जीत के बाद ममता की तैयारी अब दिल्ली फतह की है। हालांकि बहुत मुश्किल है, बावजूद इसके ममता को ये लगता है कि अगर वो केंद्र सरकार और बीजेपी पर दबाव नहीं बनाएगी तो यह दोनों उसे बंगाल में चैन से बैठने नहीं देंगे। नई दिल्ली में कैमरामैन सुदीश और अशोक महाले के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में राजनीति गर्म है। हालांकि केंद्र सरकार के इनकार के बाद ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहत की सांस ली होगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ा दिया है। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जातिगत आधार पर जनगणना कराने से इनकार क्या किया? बिहार में इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के लाभ गिनाए। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूंगा, देश में चाहे रूठे VIP के मुकेश साहनी हो या विपक्ष के तेजस्वी यादव, दोनों खुलकर नीतीश के समर्थन में आ गए। हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि लिखित में अब तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही भले एक विधानसभा की कमेटी जाकर के प्रधानमंत्री से समय लेकर के जाकर के मिले और जातीय जनगणना कराए। जिस देश में खास करके पशु का अगर जनगणना हो और भी किस नस्ल का है, वो साहिवाल है या बछौर है, जब ऐसे प्रदेश में जब ये सारी चीज का जनगणना हो रहा है तो क्यों नहीं इंसान का भी होना चाहिए। और हम पहले भी न सिर्फ यहाँ से प्रस्ताव गया है, हमने बातचीत भी की थी। हालांकि नीतीश की ये बात उनके साथ सत्ता में सहयोगी भाजपा को रास नहीं आती। उसका मानना है जातिगत आधार पर जब तक राजनीति होती रहेगी, सत्ता में अपने बलबूते आने का उसका सपना पूरा नहीं होगा। जातीय जनगणना वालों से मैं एक सवाल करता हूं कि संविधान में तो रिजर्वेशन है, आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े और फिर धार्मिक रूप से पिछड़े को दे दिया गया है, उनको उन पर लड़ना चाहिए। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भाजपा छोड़कर सभी दलों का राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के बाद अब नीतीश कुमार के पास इस मुद्दे पर 2 ही विकल्प बचा है। एक, वो एक बार फिर केंद्र के दरवाजे पर सभी दलों के साथ दरवाजा खटखटाए और अपनी मांग मनवाने के लिए पर्याप्त राजनीतिक दबाव डाले, और दूसरा, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की मांग की तरह इस मुद्दे पर भी मांग की औपचारिकता के बाद अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक बार फिर मौन धारण कर ले। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।